Hello, very good afternoon and welcome to the E-Class MMB second year Government ITI दुगड्डा। तो आज हम देखेंगे कि इसके सीवी पॉइंट के गैप को कैसे एडजस्ट किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसिंग कैसे की जाती है। यह मारुति ओमनी या मारुति 800 कार का ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये 3 सिलेंडर इंजन वाले गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर आजकल तो यूज़ नहीं होते, परंतु ये बहुत यूज़ होते रहे हैं और अभी भी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह वाहन में इंजन ब्लॉक के साथ लगा रहता है, केम शाफ्ट से ड्राइव लेता है ये गियर, और ये जब केम शाफ्ट घूमती है तो यह डिस्ट्रीब्यूटर की केम भी घूमती है। इसी के साथ ये शाफ्ट लगी हुई है। इस शाफ्ट के ऊपरी हिस्से में केमें बनी हुई। इसको वाहन से अलग करने से पहले क्या करें कि वाहन को हार्ड एंड प्लेन पे खड़ा कर लें, गियर पोजीशन न्यूट्रल रखें, इग्निशन स्विच को ऑफ कर दें, वाहन के चारों टायरों में कुछ न कुछ ओट लगा लें ताकि कोई भी किसी भी तरह के आप बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं खोलते हैं तो इससे क्या है वाहन लुढ़क सकता है। इसलिए प्लेन में रखना है वाहन को, ढलान में तो कतई नहीं रखना है। अगर ढलान में है तो हैंड ब्रेक को लगा के और पहियों में ओट लगा लेनी है। ठीक है ना, चाहे आगे को ढलाना है चाहे पीछे को ढलाना है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। तो इग्निशन स्विच को ऑन ऑफ करके रखा है, वाहन को सही ढंग से खड़ा किया है। अब यदि वह कार है तो उसका बोनट कवर खोलें। बोनट कवर खोल के आपको डिस्ट्रीब्यूटर नज़र आएगा। इसमें से स्पार्क प्लगों में हाई टेंशन लीडें गई हुई हैं और इसकी जो ये वाली पोस्ट है, इस पोस्ट पे आके इग्निशन कॉइल से एक तार इसमें लगी हुई है। तार नहीं मतलब लीड लगी हुई है मोटी सी। ठीक है, उसको यूँ खींचेंगे तो निकल जाएगी। उसको अलग करें। इस पॉइंट पे एक तार यहाँ से गई हुई है इग्निशन कॉइल को, इस तार को डिस्कनेक्ट करें। ठीक है, ये है वैक्यूम एडवांस रिटार्ड मैकेनिज्म। क्योंकि वाहन को अलग अलग आरपीएम पर चलना होता है, इसलिए उसको अलग अलग टाइम पर स्पार्क की आवश्यकता होती है ताकि स्पार्क यानी एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरह से जल जाए और बिल्कुल भी पॉल्यूशन ना हो, अच्छा एवरेज आए और अच्छी परफॉर्मेंस आए। ठीक है, तो इन चीज़ों को अलग कर लिया। स्पार्क प्लग ये एसटी लीड को हटा दिया यहाँ पर से, यानी जो लीड इग्निशन कॉइल से आई हुई है इसको हटा दिया, इस तार को हटा दिया, इस पाइप को हटा दिया। अब ये जो कॉइल, ये जो हाई टेंशन लीडें गई हुई हैं उधर स्पार्क प्लगों में, तो स्पार्क प्लग से उनको भी निकाल लेना। ठीक है, निकालने के बाद ये इस फ्लैंज में एक 12-14 का, 12 नंबर का भी हो सकता है, 13 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है। ठीक है, वो एक बोल्ट होता है प्रॉपर। आपके पास किसी भी काम करने से पहले उसका पूरे टूल होनी चाहिए। टूल क्या चाहिए इसमें, एक 12-13 का स्पैनर या 14-15 का, ये देखते ही पता चल जाएगा कि किस नंबर का इस पर बोल्ट लगा हुआ है। तो उस प्रॉपर साइज के रिंग और ओपन जॉ दोनों ही होने चाहिए। रिंग इसलिए क्योंकि टाइट रहता है, टाइट बोल्ट को, टाइट नट को हमेशा सॉकेट स्पैनर या रिंग स्पैनर से ढीला करना चाहिए। उसके बाद फटाफट खोलने के लिए ओपन जॉ, ओपन जॉ खुले हुए जबड़े वाला स्पैनर, इसको लगा के इसे हम फटाफट फटाफट काम कर सकते हैं, यानी इसे आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे खोल लिया और खींचेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये क्लिपें हैं, इन्हें इस तरह से दबाने से यह खुल जाती हैं। दबाएंगे और यह आसानी से खुल जाती है। जब इसे खुल जाए, ये खुलेगी तो खोलने के बाद सबसे पहले इसका ये जो बीच वाला इलेक्ट्रोड है, ये वाला, इसको देखना है। ये कई गाड़ियों में, कई डिस्ट्रीब्यूटरों में ये गिर जाता है क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड होता है और ये घिस भी जाता है। और ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्पार्क प्लग टर्मिनल हैं, इनके आगे से कोरोजन हो जाता है और नमी के कारण इसके आगे कोरोजन भी हो जाता है, जंग भी लग सकता है और गंदगी आ जाती है। तो सबसे पहले इस कैप का निरीक्षण करना है और यदि इसमें कोई क्रैक वैक है तो फिर कोई इलाज नहीं है, ये नई बदली जाएगी। अगर कैप नहीं मिलती है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली जाएगी सिर्फ कैप की वजह से।
और ये कैप कभी भी हाथ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इसमें कोई कभी भी क्रैक नहीं होना चाहिए। तो सैंड पेपर से सबसे पहले इस वाले टर्मिनल को भी साफ़ कर लेना है। ये इस इलेक्ट्रोड के जो ऊपर ये सामने वाला हिस्सा है इसका, इसको साफ़ कर लेना है। और इन टर्मिनलों को भी सैंड पेपर से इस तरह से साफ़ कर लेना है, ठीक है। ये हो जाने के बाद सावधानी पूर्वक इसको अलग से ट्रे में रखें। ये जो रोटर है इसको सीधे खींचेंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पर ये खांचा है, ये खांचा ये डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट में भी खांचा है। इस खांचे में बैठे इसको अलाइन करो और सीधे दबा दो, ये फिट हो जाता है। और इसे सीधा खींचोगे तो ये सीधा खींच के निकल जाएगा। निकालने के बाद इसकी जो ये सामने वाली टिप है इस पर भी सैंड पेपर मार के इसको भी साफ़ करें, क्योंकि ये बार बार चलता है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा करंट आती है तो गर्म भी होता है, कोरोजन भी होना इसमें लाजमी है। तो इस वाले हिस्से को भी सैंड पेपर से साफ़ कर लें और इस वाले हिस्से को भी साफ़ करें। ये जो ऊपर का कंडक्टर मटेरियल का लगा है, बाकी ये बैकेलाइट का होता है। अब आप इसमें देखेंगे ये है सीबी पॉइंट, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट। ये खुलता और बंद होता है, इसके दो भाग होते हैं। ये जिसको मैं खींच रहा हूँ ये है मूवेबल पॉइंट और ये जो खड़ा है इसको कहते हैं स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। ये है कंडेंसर, जो जब प्राइमरी सर्किट का करंट ढहता है, ढहने से जो मैग्नेटिक फील्ड ढहता है, ये जैसे ही पॉइंट खुलता है तो पॉइंट के खुलने से क्या है, प्राइमरी सर्किट ऑफ हो जाता है, यानी यह स्विच का काम करता है। इसे ये जो ऑपरेट होता है वो इस केम के द्वारा ऑपरेट होता है और ये बार बार खुलता और बंद होता है। जब ये बंद होता है वो ड्वेल पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। वो जो केम का एंगल है वो ड्वेल एंगल कहलाता है। तो जब वो केम इसको धकेलती है, ये नीले रंग की जो ये हील है, तो ये खुल जाता है। जब ये बंद रहता है तो तभी करंट बनता है, यानी तभी कॉइल के जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको करंट मिलता है, ये इधर से अर्थ मिलता है। तो सर्किट पूरा हो जाता है, कॉइल में पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और जैसे ही ये खुलता है तो वो ढहता है, वो मैग्नेट मतलब इस तरह से जब ये पॉइंट खुलता है तो इग्निशन कॉइल का जो प्राइमरी सर्किट ढहता है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था वो सेकेंडरी सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है, ठीक है। उसमें से कुछ, जब वो एकदम से नहीं ढहता है, कुछ वोल्टेज वापस आती है। वापस आने वाली वोल्टेज इस पॉइंट पे आर्क करती है। इस आर्किंग से बचाने के लिए कंडेंसर लगा रहता है। ये कंडेंसर क्या करता है, उस किकबैक करंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे ही ये पॉइंट फिर मिलता है तो वापस कॉइल को दे देता है। इससे कॉइल जल्दी से मैग्नेट बन जाती है। तो ये बार बार खुलने बंद होने आर्किंग, उससे इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, घिस जाता है, इसलिए इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो इसकी सफाई करने के लिए इसे खोलना होता है। इसे खोलने के लिए यहाँ पर एक ये स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस स्क्रू को खोल लेना है, ठीक है। लंबा स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना होता है ज़्यादा लीवरेज के लिए। इसको खोल दिया, खोल के इसके वाशरों को आराम से निकालना है। और इस पॉइंट को ये यहाँ पर ये जो लग है, ये एटावल पेन, यह इस होल में बैठी रहती है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा इस पिन के साथ लॉक रहता है। इसको निकालने के बाद इसको दबाएंगे ऐसे, तो ये कंडेंसर का अलग हो गया और ये अलग हो गया। कंडेंसर की टेस्टिंग करने के लिए इसको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना है, कलर्ड वाले से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ लगाना है। ज़रा देर इसको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज करने के बाद बैटरी से इसको हटा लेना है और ज़रा देर के बाद इसको किसी भी मेटल के साथ शॉर्ट करेंगे तो ये चिंगारी देगा। यदि यह चिंगारी देता है तो यह फिट है, यानी इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि यह बैटरी से एनर्जाइज करने के बाद फिर स्पार्क नहीं दे रहा तो फिर इसे बदलना होता है, ठीक है। यह कंडेंसर की टेस्टिंग है। आप क्या करते हैं, इस पॉइंट को खोलने के बाद इसको खोलेंगे, ये इसका स्टैटिक पॉइंट है और यह मूवेबल पॉइंट है, यानी ये मूव करता रहता है, ये खड़ा रहता है। तो इस वाले हिस्से को भी हम इस सैंड पेपर से पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, ठीक है। इसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया, ये वाले पॉइंट को भी साफ़ कर दिया। इसमें कोई गड्ढा नहीं है, नया पॉइंट है, फिर भी था वो हमने अभी क्लियर किया। फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो चुकी है इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही थी।
तो हमने इसको साफ भी कर दिया। ठीक है, ये साफ करने के बाद इसको फिर से इस तरह से चेक कर लें, इसके टेंशन को भी चेक कर लें और चेक करने के बाद इसे फिट कर देते हैं। जिस तरह से खोला था उसी तरह से फिट करना है। ये डबल पिन को इसके साथ इस तरह से मिला लेना है और ये जो लग है यह इस पिन के साथ लग जाएगी। ये इस तरह से फिट हो जाएगा। अब ये वाला जो इसका स्क्रू है इसको इस तरह से इसको इस तरह से टाइट कर लिया। ये यहाँ इस पिन के साथ लॉक हो गया। अब इसे ऐसा करना है, ये कंडेंसर वाला है, ये यहाँ पर फिट हो जाता है। इसका ये वाला हिस्सा खांचा इसमें बैठ जाएगा। पिन ये जो पॉइंट का खांचा है यह पीछे से इस तरह से इसमें फिट हो जाता है। ये नम देगा ताकि ये शॉर्ट ना हो। ठीक है, ये फिट कर लेने के बाद क्या करना है, इसको पूरी तरह से टाइट नहीं करना है और इसे जाकर फिट करना है। फिट करने से पहले क्या करना है, गियर बॉक्स की हाउसिंग के पास एक ग्रोमेट होती है रबर की, उसको निकालना है और पेचकस से फ्लाई व्हील को घुमाना है। गियर तो न्यूट्रल है, फ्लाई व्हील को घुमाएंगे तो फ्लाई व्हील में एक 10 नंबर का मार्क आता है, टाइमिंग मार्क। उसको जो हाउसिंग के ऊपर मार्क है उसके साथ मिला लेना है। जैसे ही वो उसके साथ मिल जाता है तब आपने क्या करना है, फिलर गेज मस्ट है। फिलर गेज में ये 35.35 mm की पत्ती निकालनी है और इस दोनों पॉइंटों के बीच में डाल के गैप चेक करना है। यानी यह फील होना चाहिए, यह इसके आर पार जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी फिलर गेज से इसकी गैप एडजस्ट की जाती है। यदि गैप कम है तो आपने क्या करना है, इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है। लूज किया, लूज करने के बाद इसको हल्का इस तरफ को दबाया, इस अंगूठे से ऐसे इस तरफ को दबाएंगे तो गैप बनेगा। अगर इधर को धकेलेंगे तो गैप कम होगा। और उस समय ये होना चाहिए कि ये जो कैम है सीवी पॉइंट की पोजीशन जस्ट रेडी टू ओपन होनी चाहिए, मतलब ये खुलने ही वाला होना चाहिए। उस समय इसको एडजस्ट किया जाता है। 10 डिग्री बिफोर टीटीसी पे सेट किया होगा तो ये जस्ट खुलने ही वाला होगा। और इसके बीच में ये दो मूवेबल पॉइंट और स्टैटिक पॉइंट के बीच में इस फिलर गेज को डालना है और इससे फील करना है कि यस ये करेक्ट है। ये जब जा रहा है तो अभी ये इनकरेक्ट है, यानी ये दोनों सिरों पर लगना चाहिए। फीलर गेज फील करता है, यानी इसे फील करना है कि हाँ यस ये दोनों सिरों में मिल रहा है। और ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ये करेक्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है। जब ये इस तरह से एडजस्ट हो जाता है तो इस जगह पर ही रखकर हम इस पॉइंट को पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद फिर देखना है, फिर दोबारा से फिलर गेज डालना है इसके बीच में। ठीक है, फिर से दोबारा से फिलर गेज डालकर इसके गैप को एडजस्ट कर लेना है। जब ये हो जाता है रोटर को पकड़ें
और ये रोटर का ये जो कट है इसको इस कट के साथ मिलाएं और इसे पुश कर दें अंदर की तरफ, दबा दें। दब गया, इसे रोटर को लगा दिया, गैप एडजस्टमेंट हो गई है। अब इस कैप को इसके साथ लगा दें। ये कैप में ध्यान रखें, ये इस जगह पर खांचा बना हुआ है, ये इस पे जाकर बैठेगा। तो जब आप इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप पूरी तरह से लग जाएगी और इस तरह से फिर इसे बंद कर देंगे। ये लग गई। इसे लगाने के बाद जो लीडें निकाली थी स्पार्क प्लग में लगानी है। यहाँ पर हाई टेंशन कॉयर जो कॉइल से आई है, कॉइल से जो लीड आई है उसको इस जगह पे लगाना है और कॉइल का तार का कनेक्शन यहाँ पर देना है। ये जो पाइप निकाला था इसको लगा देना है और यहाँ पर जो बोल्ट था उसको अभी पूरी तरह से टाइट नहीं करना है। फिट तो कर देना है मगर पूरी तरह से फुल टाइट नहीं करना है। टाइट करना है मगर फुल टाइट नहीं करना है। ये दो बातें हैं, इसको ध्यान से सुनो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हिलना नहीं चाहिए, इतना टाइट करना चाहिए मगर उसको हल्का सा लूज करने, मतलब आधा चूड़ी घुमाने पर वो लूज हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की पोजीशन में लाने के बाद इसको फिट कर दिया है। इंजन को स्टार्ट कर लें। इंजन हाफ सेल्फ पे स्टार्ट होना चाहिए, हाफ सेल्फ, चाबी यूँ लगाई स्टार्ट होना चाहिए और एक्सीलेटर छोड़ने के बाद उसकी रनिंग भी यानी बंद नहीं होना चाहिए इंजन को। यदि वह बंद हो जाता है तो आपने क्या करना है, एक सहायक की मदद लेनी है, उससे कहना है कि जरा देर इसको स्टार्ट रख, एक्सीलेटर पे पैर रख, इस नट को, इस बोल्ट को लूज करके इसे थोड़ा सा दाएं बाएं घुमाना है। उससे कहना है अब एक्सीलेटर छोड़ दो। स्टार्ट करके एक्सीलेटर छोड़ देगा और इसको हल्का सा, इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग कर लेने के बाद जब इंजन में थरथराहट, कोई वाइब्रेशन नहीं है, इंजन इस तरह से भी नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं है, 600 से 650 आरपीएम के बीच में, 600 625 आरपीएम पर चल रहा है। लेकिन आजकल के वाहनों में 750 आरपीएम रखा जाता है क्योंकि लो आरपीएम के समय क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, इंजन ठंडा चलता है, जिससे जो डीजल में और अपने लुब्रिकेंट में जो सल्फर कंटेंट है और फास्फोरस है वो क्या है, ऐश बनाता है, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, इसलिए इंजन का तापमान जल्दी से जल्दी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए। इसीलिए आजकल के जो इंजन होते हैं, मॉडर्न इंजन, उनकी आरपीएम ज़्यादा रखी जाती है ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन को कम से कम रखा जाए। ठीक है, जब ऐसी पोजीशन आ जाती है कि इंजन बढ़िया रनिंग में आ जाता है, वह ना तो वाइब्रेट कर रहा है, ना उसकी रनिंग तेज है और सही चल रहा है, वो पता भी नहीं चलना चाहिए कि इंजन स्टार्ट है, तब उस समय इस बोल्ट को पूरी तरह से टाइट कर। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, मिसिंग आ रही, तो अब यहाँ सारा काम हो गया। यदि आपने उसका गैप सही एडजस्ट किया है, आपने टर्मिनल सही ढंग से साफ़ किए हैं, स्पार्क प्लगों को सही ढंग से साफ़ करके स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच का गैप जो 0.7 to 1 mm होता है, उसका जो डब्बा होता है उस पर लिखा रहता है। आजकल 1 mm 1.5 mm वाले भी NGK के जो स्पार्क प्लग है उसमें लिख रखा है 1.5 mm, तो उतना ही रखना है उसको। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको कार्बोरेटर की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। कार्बोरेटर के जो स्लो रनिंग एडजस्टमेंट कार्बोरेटर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम होता है तो उस समय ही कार्बोरेटर का भी काम होता है। यानी 5000 किलोमीटर में इसका सीवी पॉइंट की सफाई होती है, स्पार्क प्लग खुलते हैं उसकी सफाई होती है, उनका गैप एडजस्टमेंट किया जाता है, सीवी पॉइंट का गैप एडजस्टमेंट किया जाता है और कार्बोरेटर की भी सफाई होती है। उसके फ्लोट चैम्बर में देखा जाता है, उसके फ्लोट चैम्बर के से पहले जो एक फिल्टर लगा रहता है वो अंदर ही रहता है। अभी मैं आपको एक बार फिर से कार्बोरेटर खोल के पूरी तरह से उसके पार्ट्स अलग अलग करके दिखाऊंगा। वो पिछले साल प्रैक्टिकल आया था, इस साल हो सकता है कि ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ही आए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी स्पार्क प्लग की इस डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसिंग की जाती है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। स्पार्क प्लग गैप एडजस्ट करना और टाइमिंग एडजस्ट करना। टाइमिंग एडजस्ट कैसे करनी है कि फ्लाई व्हील को घुमा के जो 10 डिग्री का मार्क है या फ्लाई व्हील का जो टाइमिंग का मार्क है, हो सकता है किसी वाहन में 12 डिग्री बिफोर TDC हो, किसी में 8 डिग्री बिफोर TDC हो, किसी में 10 डिग्री बिफोर TDC हो। वो लगाने के बाद जब फाइन ट्यूनिंग की जाती है फिर एक नियॉन लाइट होती है, टाइमिंग लाइट। ठीक है, उसका एक
जो लाल वाला सिरा होता है उसको हम सेल्फ के सोलोनाइट से, जो सेल्फ में बैटरी से तार आई है वहाँ लगा देते हैं, एक लीड पे लगाते हैं और एक लगा देते हैं स्पार्क प्लग के लिए। और उस नियॉन लाइट को उस होल में, जो ग्राउंड हटा के जहाँ पर टाइमिंग लाइट के जो निशान दिखाई दे रहा था, टाइमिंग का निशान दिखाई दे रहा था, वहाँ पर लगाते ही जैसे ही वो पॉइंट नज़दीक आता तो इसमें लाइट जलती, नियॉन लाइट। और उसमें आप देख सकते हैं कि वो जो टाइमिंग का मार्क है, फ्लाई व्हील का मार्क, वो हाउसिंग के मार्क के इन लाइन होना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो उस समय इस वाले बोल्ट को लूज करके स्पार्क प्लग को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जाता है। इसी को फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग करते समय टाइमिंग लाइटर का प्रयोग जरूर करना है। वो टाइमिंग लाइट का प्रयोग करके इसकी टाइमिंग को सेट करना है। यहाँ पर कोई इंजन है नहीं, अन्यथा आपको मैं इंजन पे सेट करके दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप अब अपने हाथ से इस प्रैक्टिकल को करने के काबिल हो गए होंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और आपका दिन शुभ। थैंक्स।